नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान, आप किसानों का अपना लाइव फोन इन कार्यक्रम, जहां सीधे आप अपने सवाल हमारे विशेषज्ञों तक पहुंचाते हैं एक फोन कॉल के माध्यम से, और अलग अलग कृषि और पशुपालन से संबंधित विषय हम आपके लिए इस कार्यक्रम में लेकर के आते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आज का विषय क्या है, जिससे जुड़े विशेषज्ञ हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और साथ ही लेंगे आपके सवाल। नजर डालते हैं आज के विषय पर। हमारा आज का विषय है ब्यात के समय पशुओं में होने वाली बीमारियां एवं रोकथाम। इसके अलावा बात करेंगे मत्स्य पालन से संबंधित केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में। जी हाँ, ब्यात के समय यानी प्रजनन के समय किस तरह की समस्याएं पशुओं में हो सकती हैं और उस वक्त क्या कौन कौन सी खास बातें हैं जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि हमारा पशु स्वस्थ रहे और जो नवजात है उसे भी किसी तरह की समस्या ना हो। ये बहुत ही संवेदनशील समय होता है, इसीलिए इस वक्त विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है पशुपालकों को। विशेषज्ञों की क्या सलाह है, और अगर आपको कोई सवाल है तो आप हम तक पहुँचा सकते हैं। आइए टोल फ्री नंबर आपको बता देते हैं जिसके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। 1800-113060। दूसरा नंबर है 1800-113061। टोल फ्री, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। फिर सोचना क्या है, फोन उठाएं और हमारा नंबर लगाएं। और अगर आपके कोई भी प्रश्न हमारे आज के विषय से जुड़े हुए हैं तो वो हम तक जरूर पहुंचाएं और हमारे विशेषज्ञों से जानें उनका जवाब। तो जैसा कि हमारा आज का दूसरा विषय है मत्स्य पालन से संबंधित केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। मत्स्य पालन यानी मछली पालन, जिसे हम ब्लू रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं, इसे प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की तरफ से कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। वो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जिसके अंतर्गत हमारे मछली पालक लाभ ले सकते हैं और व्यवसायिक तौर पर अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन योजनाओं से कैसे आप जुड़ें, इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। हमारे दो मेहमान हैं, आइए आपकी मुलाकात करवा देते हैं उनसे। हमारे साथ है डॉक्टर पवन शर्मा, आप सलाहकार हैं मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शर्मा आपका। आप मत्स्य पालन की योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को। और हमारे दूसरे मेहमान हैं जो कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर राम कुमार ड्रोलिया। आप पशु परियोजना अधिकारी, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड, सोनीपत से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर ड्रोलिया कार्यक्रम में। और आप हमें बताएंगे प्रजनन के समय पशु में किस किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं, जिनका सही समय पर रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे में हालात और बिगड़ सकते हैं, पशु की स्थिति और बिगड़ सकती है और अगर सही समय पर उन्हें सही उपचार नहीं मिला। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर शर्मा, आपसे मैं समझना चाहूँगी, जिस मत्स्य पालन की हम बात कर रहे हैं, ब्लू रेवोल्यूशन जिसे नीली क्रांति के नाम पर हम जानते हैं, क्या स्थिति है अभी मौजूदा परिप्रेक्ष्य में? अगर हम बात करें भारत में मत्स्य पालन को लेकर किस तरह की स्थिति है, कहाँ तक हम पहुँचे हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर? जी देखिए, ऐसा है कि मछली पालन जो विषय है वो भारत देश के लिए एक नया विषय नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल से ही हमारे भारत देश के अंदर तटीय क्षेत्रों में जो मछुआरा प्रजाति के लोग हैं, जो मछुआरा समुदाय के लोग हैं, वो इस मछली पालन के जरिए अपनी आजीविका कमाते रहे हैं। लेकिन उस समय मछली पालन एक परंपरागत तरीके से किया जाता था, या मैं कहूँ कि मछली पालन की जगह है पर यह केवल मछली पकड़ने से संबंधित था, जहाँ पर मछुआरा प्रजाति के लोग समुद्रों में जाते थे, जाल फेंकते थे और मछली पकड़ते थे। तो ज़्यादातर ये गतिविधि उसी से जुड़ी हुई थी। धीरे धीरे तकनीकी ने विकास किया और ये मछली पालन जो है आज हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन गया है, जो सीधे तौर पर 2.5 करोड़ लोगों से ज़्यादा को आजीविका का प्रदान कर रहा है। 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आजीविका सीधे तौर पर आपने जब बताया हमें, तो आप समझ सकते हैं कि प्रत्यक्ष तौर पर इतनी बड़ी संख्या में रोजगार लोगों को मिल रहा है, तो अप्रत्यक्ष तौर पर कितने इससे जुड़े हुए कार्य हैं, व्यवसाय हैं जो कि लोगों की आजीविका चला रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं हमारी आज के इस विषय से जुड़ी हुई पहली रिपोर्ट। मछली पालन के क्षेत्र में काफी संभावनाएं मौजूद है। देश में ज्यादा से ज्यादा मछली पालन किया जाए, इस पर सरकार भी ध्यान दे रही है। मछली पालन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई थी। आजादी के बाद ऐसा पहली बार है कि देश में मछली पालन क्षेत्र के लिए इतनी बड़ी योजना की शुरुआत की गई। मछली पालन के क्षेत्र से जुड़ी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर करीब 20,050 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
इस योजना में केंद्र की हिस्सेदारी 9,407 करोड़ रुपए है, जबकि राज्यों की हिस्सेदारी 4,880 करोड़ और लाभार्थियों की हिस्सेदारी 5,763 करोड़ रुपए है। इस योजना से मछुआरों, मछली किसानों, मछली श्रमिकों, मछली विक्रेताओं और दूसरे हितधारकों को फायदा हो रहा है। मत्स्य योजना का मकसद नीली क्रांति के जरिए देश में मछली पालन क्षेत्र का विकास करना है। इस योजना से मछली पालन क्षेत्र में 9% की सालाना दर से वृद्धि के साथ 2024-25 तक 22 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। मत्स्य संपदा योजना के जरिए मछली पालन के लिए अच्छे गुणों वाले बीजों और बेहतर जलीय प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत पहली बार मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए भी बीमा कवरेज लाया गया है। इस योजना से शहर और गांव में रहने वाले मछली पालन से जुड़े लोगों को रोजगार और आय के बेहतर मौके मिल रहे हैं। मछली पालन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में भी मदद मिल रही है। इसके अलावा इस योजना से साल 2024 तक मछली पालन से जुड़े किसानों की आय दोगुनी करने में भी मदद मिलेगी। तो मछली पालन से जुड़े व्यवसाय से लोगों की आमदनी को दुगना करने का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को हम ज़रूर हासिल करेंगे अगर जो सरकार के कदम है उनके साथ मिलकर हमारे मछली पालक भी आगे बढ़ें और उन योजनाओं परियोजनाओं से जुड़कर उसका लाभ उठाएं। चलिए बात करते हैं डॉक्टर ड्रोलिया से। डॉक्टर ड्रोलिया, जैसे कि मैंने अभी कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि प्रजनन का समय जो होता है किसी भी पशु के लिए या किसी भी जीव के लिए सबसे संवेदनशील समय होता है और इस वक्त कई तरह के संक्रमण होने का भी डर रहता है। ख़ास तौर पर जैसे दुधारू पशु हैं, गाय, भैंस या फिर बकरी, उनके संदर्भ में हम बात करें तो क्या जानकारी देना चाहेंगे? किस तरह की सावधानियाँ हमारे पशुपालकों को बरतनी चाहिए इस समय? सबसे पहले पशुपालक भाइयों को नमस्कार। और जैसा कि हम जानते हैं कि गाय के भैंसों में प्रजनन एक बहुत बड़ी समस्या है। तो भाई यह समस्या बढ़ती जा रही है। पशुओं से आय दो बातों पर निर्भर करती है जी। एक का प्रजनन व ब्यात समय पर हो और दूसरा ब्यात के समय पशु को किसी भी प्रकार की समस्या या बीमारी ना हो। क्योंकि अगर पशु को ब्यात के समय किसी भी समस्या या बीमारी हो जाती है तो उसका असर पशु के पूरे ब्यात के उत्पादन पर पड़ता है जी। और किसान या पशुपालक को बहुत ज्यादा उससे नुकसान होता है। सामान्य स्थिति में गाय को 12 से 13 महीने में और भैंस को 14 से 15 महीने में एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देना चाहिए। अब मैं पशुपालक भाइयों को प्रजनन या ब्यात से संबंधित जो मुख्य बीमारी है उनके बारे में बताऊंगा। और उनमें जो है सबसे पहली है गर्मी में ना आना या नए दूध का ना होना। दूसरा है जो है बार बार गर्मी में आना या गर्भ धारण ना करना। और तीसरी बीमारी है जैसे जेर या नाल का ना डालना जी। चौथी बीमारी है इसमें बच्चादानी का जैसे बाहर निकलना। इसमें पूरी बच्चादानी या जो है शरीर बच्चादानी का कोई हिस्सा शरीर से बाहर निकल जाता है। अगली जो है प्रमुख प्रजनन से संबंधित बीमारी है बच्चादानी में सोजिश। और अगली जो बीमारी है उसमें ब्याने के समय पशु का खून बहना, जैसे किसी चोट या जख्म के कारण बच्चादानी में जख्म या चोट लग जाए तो पशु का खून बहने लगता है। और एक और इसमें प्रजनन से संबंधित जो बीमारी है जो भैंस में खासकर होती है वह है बच्चादानी का लपेटा खा जाना या घूम जाना। जी। कुछ आपने महत्वपूर्ण समस्याओं बीमारियों के बारे में अभी हमें बताया है डॉक्टर ड्रोलिया और इनके बारे में हम और विस्तार से बारी बारी से समझेंगे आपसे। साथ ही हमारे पशुपालक जो कि इन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं, उन्होंने देखा है अपने पशु में इस तरह की समस्याएं या फिर अभी किसी पशुपालक की गाय या भैंस की अगर हम बात करें प्रजनन का समय है और इससे जुड़ी कोई समस्या आ रही है तो आप हमें फ़ोन ज़रूर करें और अपने सवाल हम तक पहुँचाएँ। आगे बढ़ते हैं और देखते इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। पशु में अक्सर बयात संबंधी रोग हो जाते हैं।
ऐसे में सही समय पर पशुओं का उचित इलाज करवाना जरूरी है। पशुओं में प्रजनन संबंधी रोगों में से एक है ब्रुसेलोसिस यानी वैंग रोग। ये रोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी और शुकरों में ज्यादा होता है। पशुओं में इस रोग का फैलाव संक्रमित चारा, दाना, पानी और दूध से होता है। बच्चेदानी और योनि के स्राव से भी इस रोग का फैलाव होता है। इसके अलावा रोगी पशुओं के मलमूत्र से भी ये रोग फैलता है। इस रोग के होने पर पशु में तेज बुखार, सुस्ती, बेचैनी और दूध में कमी हो जाती है। नर पशुओं में बुखार, जोड़ों का रोग हो जाते हैं। वहीं मादा पशु देर से गाभिन होती है। ब्रुसेलोसिस रोग के होने के बाद ज्यादातर मादा पशुओं में गर्भपात होता है। इस रोग में गर्भपात गर्भावस्था के 6 से 9वें महीने के दौरान हो जाता है। इस रोग में 80% तक मामलों में गर्भपात हो सकता है और इसके लक्षण है बांझपन की समस्या और जेर रुकना। इससे बचाव के लिए केवल मादा पशुओं में 3 से 12 महीने की आयु पर टीकाकरण कराएं। इसके अलावा विब्रियोसिस एक प्रजनन जनित रोग है जो मुख्य रूप से बांझपन करता है, लेकिन कभी कभी गर्भपात भी करता है। ये जीवाणु जनित बीमारी है और ये जीवाणु सांड की शीशन के मुख पर चमड़ी की दरारों में पाया जाता है। ये 4 साल या उससे अधिक उम्र के सांडों में होता है। विब्रियोसिस प्रजनन के दौरान गाय को संक्रमित सांड से फैलता है। पशुओं की सेहत को लेकर सरकार भी गंभीर है और अहम प्रयास कर रही है। सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 13,343 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो अभी आपने जाना किस किस तरह की समस्या पशुओं में हो सकती है, खासतौर पर दुधारू पशु की हम बात कर रहे हैं, गाय भैंस, उनमें उनके बारे में अभी रिपोर्ट में आपने विस्तार से जाना। लेकिन अगर आपके और भी कोई सवाल है, कोई समस्या है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिसका आपको कहीं से हल नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमारे इस मंच का इस्तेमाल करें, हमें फ़ोन करें। 2 नंबर हम लगातार टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फ्लैश कर रहे हैं, टोल फ्री यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। चलिए, हमारे जो दोनों विषय हैं इसके बारे में आपको विस्तार से हम बता चुके हैं, लेकिन अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और आपकी कॉल्स का तो इंतजार हमें है ही। डॉक्टर पवन, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगी मत्स्य पालन के बारे में, जिन योजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने बताया कि मत्स्य पालन के माध्यम से जो लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनकी आय दुगुनी करने का लक्ष्य है और सरकार जिस तरह की योजना चला रही है, खासतौर पर मत्स्य संपदा योजना की हम बात करें, तो कैसे जो हमारे मछुआरे हैं, जो किसान जो मछली पालन से जुड़ रहे हैं, उन तक इसका लाभ पहुंच रहा है और इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं? जी देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपने जानकारी पूछी है। अभी आपने जैसे टीवी स्क्रीन पे भी एक वीडियो दिखाया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के द्वारा केंद्र सरकार का ये लक्ष्य है कि 2025 तक हमको जो भारत से सकल घरेलू मछली उत्पादन है वो 22 मिलियन मीट्रिक टन तक लेकर के जाना है, जो कि वर्तमान में 14.16 मिलियन मीट्रिक तक पहुंच पाया है। उसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि निर्यात से जो आय है वो 1 लाख करोड़ रुपया हमको जो है अर्जित करनी है। वर्तमान में वो आय 46,000 करोड़ रुपये के आसपास है। तो ये सब लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूरे देश में सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा का योजना का इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से लाभान्वित होने के लिए 2 कंपोनेंट बनाए गए हैं, एक तो सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट और एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कंपोनेंट। तो जो राज्य सरकारों से जो प्रपोजल्स आते हैं वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं, जिसमें बेनिफिशियरी ओरिएंटेड के माध्यम से आमजन लाभान्वित हो सकते हैं। तो इसके अंदर कई सारे सब कंपोनेंट हैं, जैसे कुछ किसान भाई या कुछ एंटरप्रेन्योर्स या कुछ फिश फार्मर्स या कुछ और संस्थाएं अगर मान लीजिए कुछ गतिविधियां करना चाहती हैं तो वो तालाब निर्माण करके और उसमें मछली पालन कर सकते हैं। उसके साथ ही वो बीज प्रजनन केंद्र बना करके उसके अंदर मछली पालन कर सकते हैं। उसके साथ वो
कोल्ड स्टोरेज बना करके भी मछली पालन से संबंधित गतिविधियों से जुड़ सकते जी, हैं। यानी इससे जुड़े हुए कई तरह के विकल्प अवसर हमारे किसानों के पास या फिर कई मछली पालकों के पास हैं। बस आपको पहचानना ही है कि आपके क्षेत्र के अनुसार या आपका जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, यानी आपकी रुचि किस दिशा में है, उसके अनुसार आप इस पर फैसला कर सकते हैं या फिर अपने क्षेत्र का चुनाव कर सकते हैं। एक कॉलर है, बात करते हैं। राकेश शहर बाराबंकी से, आइए जानते हैं उनका प्रश्न। राकेश जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है। मैम, मैं मत्स्य योजना के बारे में जानकारी चाहता हूँ। जी, कोई विशेष बात जानना चाहते हैं, क्योंकि इसी के बारे में हम बात कर रहे थे अभी। मैम, मैं इसकी शुरुआत में किस प्रकार में कर सकता हूँ मैम? आप अपने खेत में तालाब बनाना चाहते हैं? हेलो मैम। जी, मुझे सुन पा रहे राकेश जी? आप राकेश जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, शायद हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन जो हमारा जी इसके बारे में शायद और जानकारी ये चाहते हैं, तो उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। जी जी जी, जैसे इन्होंने अभी राकेश जी ने पूछा है कि तालाब निर्माण करना चाहते हैं, ये उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत तालाब निर्माण को प्रमोट करने का प्रावधान है। कोई भी किसान भाई या कोई भी इच्छुक एंटरप्रेन्योर अगर तालाब निर्माण के जरिए मछली पालन करना चाहता है तो वो प्रस्ताव बना करके और संबंधित मछली पालन विभाग का जो कार्यालय है वहाँ पर जमा कर सकता है। इसके लिए मैं छोटा सा जानकारी दे दूं कि जो अभी बाराबंकी से जैसे राकेश जी बाराबंकी तो बाराबंकी एक फ्रेश वाटर फिश कल्चर के अंतर्गत आने वाला जिला है और इसमें फ्रेश वाटर फिश कल्चर के लिए अगर पौंड बनाना है तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 7 लाख रुपये तक का प्रस्ताव भेजा जा सकता है जी। इसके अंतर्गत मैं छोटी सी और जानकारी दे दूं जो इनके काम आएगी कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में सब्सिडी का प्रावधान है। जैसे 7 लाख रुपये का प्रति हेक्टेयर का प्रपोजल ये बना करके भेज रहे हैं जी। तो उसमें 40% और 60% सब्सिडी का प्रावधान किया गया। अगर ये जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं राकेश जी तो इनको 40% तक जो है सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी। 7 लाख में 40% जी मीन्स ये 2,80,000 रुपया का जो है सरकारी अनुदान इनको मिल सकता है यदि इनका प्रपोजल मापदंडों के अनुसार सही पाया जाता है तो। और अगर ये SC ST या महिला के द्वारा ये प्रपोजल आता है तो उसमें 60% तक जो है सब्सिडी का प्रावधान है। ये 40% और 60% केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के बेनिफिशियरी को यानी कि जिसको लाभ मिलेगा उस व्यक्ति को ये प्रदान करेंगे। तो ये प्रपोजल बना करके भेज सकते हैं और इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो सकते हैं। साथ ही एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं इनको बता दूं कि फ्रेश वाटर फिश कल्चर के लिए जैसे शुरू में कोई लाभान्वित होने वाला व्यक्ति कल्चर कर रहा है तो उसमें 4 लाख रुपये तक का निवेश का प्रपोजल बना करके भी वो भेज सकते हैं। वो भी एक प्रावधान है जिसके जरिए वो मछली पालन से संबंधित जो आवश्यक साधन है जैसे बीज है मछली का चारा है यानी जिस तरह की लागत है एक तरीके से कह सकते हैं लागत में भी राहत मिल सकती है उसमें भी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको एक प्रपोजल बनाकर देना होगा जिसके बारे में कहाँ से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं इस पर भी मैं बात करूंगी। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे और आज के विषय पर और चर्चा करेंगे। आपके कॉल्स का इंतजार है। छोटा सा ब्रेक। अरे भाई सुना नहीं क्या, KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हेलो किसान में। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आज का विषय एक बार फिर से आपको बता दें, हमारा विषय है मत्स्य पालन से संबंधित केंद्र सरकार की योजनाएं, और साथ ही हम बात कर रहे हैं ब्यात के समय पशु में होने वाली बीमारियों और समस्याओं के बारे में कि कैसे हमारे पशुपालक सचेत रहें और विशेषज्ञों की सलाह का ध्यान रखें ताकि उनके पशुओं को किसी तरह का संक्रमण या समस्या ना हो। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर ढोलिया, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जैसा कि हमारा दूसरा विषय है ब्यात के समय या फिर जैसा कि आप कहते हैं प्रजनन संबंधी समस्याएं पशुओं में हो सकती हैं, तो उसको लेकर के कुछ बीमारियों के बारे में आपने शुरुआत में बताया। मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा उसको आप और विस्तार से हर एक समस्या के बारे में जानकारी दे दें। देखिए, इसमें जो है प्रजनन से संबंधित जो मुख्य बीमारी है, और भैंसों में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इसकी, वो है पशु का गर्मी में ना आना या समय नए दूध का ना होना। और अगर पशु नए दूध नहीं होगा तो बच्चा नहीं होगा, उसका उत्पादन नहीं होगा और पशुपालक को बहुत हानि होगी। और इस समस्या के जो है 3-4 कारण हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगा पशुपालक भाइयों को। इसमें एक कारण है जेनेटिक या पैतृक कारण। पैतृक कारण वो हैं जो पशुओं में एक वंश से दूसरे वंश में चले जाते हैं जी। और इस तरह के पशु जो है बांझपन की श्रेणी में आते हैं। इसमें पशु जो है पशुपालक पशु को पोषण करता रहता है, बट वो जो है पशु कभी भी नहीं ब्याता क्योंकि वो बांझ होता है। ऐसे पशु को पशुपालक को नहीं पालना चाहिए और क्योंकि इसका इलाज भी संभव नहीं है। और गर्मी में ना आने का दूसरा जो है कारण है कुपोषण। यदि पशु को संतुलित आहार ना खिलाया जाए या कम खिलाया जाए या बहुत अधिक खिलाया जाए तो पशु गर्मी में नहीं आता। इसके बचाव के लिए, क्योंकि इसका मेन कारण है खनिज तत्व व विटामिन की कमी, और इनकी पूर्ति के लिए पशु को जो है लगातार खनिज मिश्रण या जिसे हम मिनरल मिक्सचर भी कहते हैं 50 से 60 ग्राम की मात्रा में पशु को रोज खिलाना चाहिए जी। और इसके साथ जो है कुपोषण का दूसरा कारण डीवर्मिंग, पेट में कीड़े, वो भी हो सकता है। तो कीड़ों की दवाई भी जो है पशु को हमें देनी चाहिए टाइम टू टाइम। 3 महीने में एक बार जो है पेट में कीड़ों की दवाई जरूर देनी चाहिए। और गर्मी में ना आने का तीसरा कारण है संक्रामक रोग यानी इन्फेक्शन। इसमें जो है बच्चादानी या उसके किसी भाग में इन्फेक्शन हो जाता है और पशु जो है गर्मी में नहीं आता। और पशुओं में ये जो है इन्फेक्शन, बच्चादानी का इन्फेक्शन, ये एक जो है बहुत कॉमन सी समस्या है। और इसके बचाव के लिए जो है पशु का खासकर ब्याने के समय विशेष ध्यान रखें। और दूसरा जो है पशु को सांड से ना करवा के AI यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी टीके से नया करवाएं। और क्योंकि एक सांड से जो है एक पशु से दूसरे पशु में ये बीमारी इन्फेक्शन बहुत जल्दी जाता है। ठीक है, एक कॉलर है राजेंद्र जी हैं जिन्होंने हमें मध्य प्रदेश से कॉल किया है, उनका सवाल ले लेते हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या प्रश्न है। मैडम प्रश्न ये है, हेलो। हाँ जी, सुन पा रहे हैं हम आपको, अपना सवाल बताएं। सवाल ये है मैडम अपना कि अपने को ये अपना मछली पालन करना है तो उसके लिए आवेदन कहाँ करना पड़ेगा? बिल्कुल, हम आपके इस सवाल पर आने ही वाले थे, मैंने ब्रेक से पहले भी कहा था। तो डॉक्टर पवन क्या बताना चाहेंगे, जैसे कि आपने अभी बताया कि किस किस तरह का अनुदान मिल सकता है और कितने प्रतिशत है ये भी बताया आपने, कहाँ से इसको हासिल किया जा सकता है, क्या किसी तरह का पंजीकरण कराना होता है, कहाँ से पूरा प्रपोजल बनता है? देखिए राजेंद्र जी, जो है अभी भी मैं इसी के बारे में बता रहा था, मैं आपको पुनः बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं मछली पालन में तो मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार की गाइडलाइन आप पढ़ लीजिए। उस गाइडलाइन के लिए आप जो है dof.gov.in वेबसाइट पर जब जाएंगे तो आपको वहाँ से ये गाइडलाइन डाउनलोड आप कर सकते हैं।
इस गाइडलाइन में आप कई सारे कंपोनेंट हैं। आप देखिए कि आपको मछली पालन तालाब का निर्माण करना है, कि आपको रंग बिरंगी मछलियों का कार्य शुरू करना है, या आपको जो है प्रोसेसिंग प्लांट लगाना है, आपका क्या रिक्वायरमेंट है, आप उस हिसाब से सब कंपोनेंट सेलेक्ट कीजिए। और उसके बाद में उस गाइडलाइन के अंदर पूरा विस्तृत जो है लिखा हुआ है कि किस तरीके से आपको प्रपोजल तैयार करना है। आप प्रपोजल तैयार करने के पश्चात अपने जिला स्तर पर जो मछली पालन विभाग का कार्यालय है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं और ये प्रपोजल आपको उनके कार्यालय में जमा करवाना जी। है। आपने बताया मुझे वेबसाइट dof.gov.in। जी यस, जी, dof.gov.in, या आप pmmsy.dof.gov.in पर भी आप जा सकते हैं। और दोनों जगहों से ही आप किसी से भी गाइडलाइन को डाउनलोड करके और अपनी आवश्यकता अनुसार प्रपोजल बना करके और अपने जिला मत्स्यिकी कार्यालय के अंदर जमा करवाएं। तो वहाँ से फिर आपका ये जो प्रपोजल है वो प्रोसीड होगा। आपके राज्य के अंदर एक स्लेम्स करके कमेटी होगी, स्टेट लेवल अप्रूवल एंड मॉनिटरिंग कमेटी होती है वो आपके प्रपोजल को एग्जामिन करेगी। और यदि आपका प्रपोजल मापदंडों के अनुसार सही पाया जाता है तो वो स्लेम्स इसको अप्रूव करके और फिर भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग को भेजेगी। फिर यहाँ उसका बाकी का प्रोसेस किया जाएगा। यदि सभी महीने में आपका प्रपोजल ठीक है तो वो उसको अप्रूव करके और फिर आपको जो सरकारी सहायता है वो प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार आप अपने ये जो सरकारी सहायता आप बता रहे हैं ये सब्सिडी के तौर पर दी जाती है या पहले लागत होती है उसके बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसे कहा नहीं, जाता है? हम ये जब प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाएगा तो ये जो सब्सिडी है जो 40% और 60% मैंने अभी बताई, जनरल कैटेगरी के केस में 40% और SC ST और महिला वर्ग के केस में 60% की जो सरकारी सहायता है ये सरकारी अनुदान के रूप में दिया जाता है। तो राज्य सरकारों को यहाँ से भेजी जाती है और फिर राज्य सरकार संबंधित बेनिफिशियरी के अकाउंट में फिर ये सब्सिडी जो है ट्रांसफर करते हैं। तो आप इस तरीके से प्रपोजल भेज करके और इन चरणों से गुजर के और इस सरकारी योजना का आप जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अपनी इकाई मछली पालन इकाई को आप जो है चालू कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर डोलिया भी हैं। डॉक्टर डोलिया, जैसे कि हम प्रजनन संबंधी समस्याओं के बारे में बात कर रहे थे और आपने बताया कि कई बार जो पशु हीट में नहीं आते या फिर बांझपन जिन्हें होता है उससे कई बार पशुपालकों को काफ़ी नुकसान हो जाता है, हीट में वो पशु आता ही नहीं है और कई बार आहार की भी समस्या होती है। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि कई तरह की बीमारियाँ जो अक्सर इस समय देखने को मिलती है संक्रमण से संबंधी कि 8वें-9वें महीने में जाकर कई बार पशु का गर्भपात हो जाता है, कई बार बहुत बुखार भी आ जाता है। तो ये किस वजह से होता है और इसका समाधान क्या है? देखिए, जैसे आपने बताया कि पशु का जो है गर्भ गिर जाता है, उसका या एबॉर्शन हो जाता है लास्ट स्टेज में, उसका जो है एक मुख्य कारण है ब्रुसलोसिस बीमारी, यानी कि बच्चादानी का इन्फेक्शन। एक तरह का बच्चादानी का इन्फेक्शन है वो ब्रुसलोसिस। और पशुपालक भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि अभी सरकार ने जो है एक अभियान चला रखा है ब्रुसलोसिस वैक्सीनेशन के लिए, जिसमें छोटे बच्चों को 6 महीने के बच्चों को, जैसे डॉटर्स को, फीमेल को हम जो है वैक्सीनेशन करते हैं ब्रुसलोसिस के अगेंस्ट, तो वो जरूर लगवाएं। उससे इस बीमारी से जो है बचाव होगा। इस बीमारी में क्या होता है तो जो है लास्ट जो 3 महीने हैं ब्यात के समय, उनमें जो है बच्चा डाल देता है पशु, और उससे जो है बच्चा डाल देगा तो हमारा ब्यात जो है खराब हो जाएगा और पशु जो दूध नहीं देगा और पशुपालक को जो है उसका बच्चा भी नहीं होगा और जो है दूध भी नहीं देगा। इससे जो है बड़ा नुकसान होता है पशुपालक को जो है। जी, एक कॉलर है, बात कर लेते हैं। श्याम सुंदर जी हैं जिन्होंने राजस्थान से हमें कॉल किया है। श्याम सुंदर जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए सवाल क्या है आपका। श्याम सुंदर जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी नमस्कार श्याम सुंदर जी, प्रश्न बताइए। श्याम सुंदर शर्मा, जिला 12 राजस्थान से बात कर रहा हूँ मैडम। जी जी बिल्कुल श्याम मैडम। सुंदर जी, जी नमस्कार। हम पहचान गए, आप अक्सर में कॉल करते रहते हैं कार्यक्रम में। बताइए सवाल क्या है।
नियमित रोजाना दर्शक हूँ, रोजाना कार्यक्रम देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। हेलो किसान। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हेलो, मेरा सवाल ये है मैडम। जी बताइए। जी मैडम, आपका कार्यक्रम में सवाल है अपना कि जैसे कि मैं मछली पालन करना चाहता हूँ 12 जिले में, और तालाब खुदवाना चाहता हूँ। तालाब खुदवा के मैं अच्छा व्यवसाय अच्छा करना चाहता हूँ। अच्छा व्यवसाय, जो मछली पालन जो व्यवसाय करते हैं लोग, वो अच्छा करना है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी सोच है आपकी। जी दूसरा सवाल है अच्छा, कि ब्याता पशु है हमारा, कि जैसे कि गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, तो उनसे वो सवाल ये है कि उनको अच्छा चारा, अच्छा पानी, अच्छा ये देते हैं, तो लेकिन वो बड़ा पशु है तो उसके हिसाब से उसको किस प्रकार अच्छा स्वस्थ अच्छा कामना कर सकते हैं जो उसको पशुओं के लिए। जी दो ठीक है, दो सवाल हैं श्याम सुंदर जी के। पहले तो ये मछली पालन करना चाहते हैं, अपने खेत में ही तालाब बनवाना चाहते हैं, तो इसके बारे में जानकारी चाहते हैं, क्या बताना चाहेंगे सर? देखिए, मछली पालन तालाब की जानकारी अभी मैंने बताई थी, पुनः मैं दोहरा देता हूँ। 12 राजस्थान के अंदर फ्रेश वाटर फिश कल्चर संभव है। तो सबसे पहले तो श्याम जी, आप जो है जिस तालाब के अंदर मछली पालन करना चाह रहे हैं, जी। अगर आपने तालाब अभी खुदवाया नहीं है तो आप कुछ चीज़ें में ध्यान में रखने योग्य हैं। यहाँ से बता दे रहा हूँ कि आप जो है जो तालाब खुदवाएं उसको आयताकार आकृति में खुदवाएं, जिससे आपको जो नेटिंग वगैरह करेंगे और मछली पालन के संबंधित और जो गतिविधियां करेंगे उसमें आसानी रहेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो तालाब खुदवाएं उसकी गहराई आपको 1.5 से 2 मीटर तक रखनी है, और जब पानी उसके अंदर आप भरें तो ऊपर कम से कम आपको 50 सेंटीमीटर फ्री बोर्ड एरिया रखना है, ताकि मछलियाँ वगैरह जंप करके बाहर ना आए, या कभी पानी ज़्यादा हो रहा है तो आपको परेशानी नहीं होगी। जी ये तो एक बात होगी। इसके अलावा तालाब खुदवाने से पहले आप कुछ सावधानियां रखें कि पानी और मिट्टी की गुणवत्ता का परीक्षण करवा लें। कोई आपके नज़दीक में जो लेबोरेटरी होगी वहाँ से आप उसके पीएच, टीडीएस कितना है, उसका पीएच कितना है, उसका मिट्टी का साइज़ क्या है, ये सब चीज़ों की जानकारी लेना आवश्यक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे मिट्टी की पोरोसिटी ज़्यादा है तो पानी नहीं रुक पाता है, तो उस वजह से फार्मर का लॉस हो जाता है। तो मिट्टी आपको क्ले मिट्टी होनी चाहिए, मतलब उस मिट्टी का जो आकार है, जी, उस मिट्टी का जो आकार है वो 0.002 से 0.022 mm का साइज होना चाहिए, तब आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। जी। ये तो एक आपको तालाब खुदवाने के समय ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। स्कीम के लिए मैंने अभी आपको पहले बताया कि आप डिपार्टमेंट के साइड से गाइडलाइन आप जो है डाउनलोड कर लीजिए dof.gov.in से। अगर आपको गाइडलाइन में भी समझ में नहीं आ रहा है तो डिपार्टमेंट की एक इंस्टीट्यूट है एक कॉलर है, मैं पहले बात आपको रुकना पड़ रहा है, काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। और श्याम सुंदर जी का दूसरा प्रश्न जो है वो भी हम डोलिया जी से जानने की कोशिश करेंगे उसका जवाब, लेकिन पहले लक्ष्मण जी है मध्य प्रदेश से, सवाल ले लेते हैं। लक्ष्मण जी, क्या सवाल है आपका? लक्ष्मण जी, आपसे मैं अनुरोध करना चाहूंगी और बाकी के दर्शकों से भी कि पहले जब भी आप कॉल करें टेलीविजन की आवाज बंद कर दें। टीवी की आवाज। जी मैडम जी, जो जानकारी लेते हैं रहे कि पशुओं में दूध की मात्रा यानी कम देते हैं, क्या खिलाने से देते हैं? ठीक है, पशुओं में दूध की मात्रा कम है, बढ़ाएं कैसे, ये सवाल है लक्ष्मण जी का, जिन्होंने हमें मध्य प्रदेश से कॉल किया। और डॉक्टर डोलिया, पहले हमारे श्याम सुंदर जी भी दर्शक थे जिन्होंने राजस्थान से कॉल किया था। उनका प्रश्न था कि किस तरीके से आहार का ध्यान वो रखे अपने पशुओं में, गाय, भैंस, बकरी के बारे में भी उन्होंने बात कही थी। और हमारे दूसरे दर्शक हैं, इनका ये कहना है कि दूध की मात्रा किस तरीके से बढ़े, तो क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? ये बहुत अच्छा जो है प्रश्न किया है, क्योंकि पशु आहार से ही जो है दूध की मात्रा बढ़ेगी, या जो पशु की
पशु का जो है दूध देने की जो अक्षमता है वो पूरी होगी। पशु को जो है शरीर के रखरखाव के लिए आहार चाहिए, पशु को जो है दूध उत्पादन के लिए आहार चाहिए, और शरीर के विकास के लिए भी पशु को आहार चाहिए। और इस आहार में जो है हमें क्या क्या देना खिलाना है पशु को, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन जो है वो खल वगैरह से हमें मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट हम जो है अनाज जो डालते हैं उससे मिलते हैं। अब प्रश्न ये है कि दूध कैसे बढ़ाएं। अब उसके लिए जो है पशु का हमें ब्याने से पहले, ब्याने के समय और ब्याने के बाद, इन तीनों स्टेजेस में उसका ध्यान रखना है। ब्याने से पहले हमें क्या करना है, ब्याने से 2 हफ्ते पहले पशु को जो है लगभग आधा किलो खल हम जो है या राशन एक्स्ट्रा जो है देना शुरू कर देंगे, और उसको जो है जब तक बढ़ाते रहेंगे तब तक पशु जो है आधा किलो से 1 किलो कंसंट्रेट 100 किलो भार के अनुसार जो है खाना शुरू कर दे। और उसमें जो है हरा चारा और सूखा चारा भी हम साथ देंगे जी। और 30 से 40 ग्राम सादा नमक उसमें जरूर डालें। और मिनरल मिक्सचर जो है वो डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जो हरा चारा है या तूड़ा जो हम डालते हैं उसमें मिनरल की कमी होती है। मिनरल जैसे कैल्शियम, फास्फोरस है, इसके लिए जो है विटामिन हैं, उनके लिए मिनरल मिक्सचर डालना जो है जी बिल्कुल, मिनरल मिक्सचर बहुत ज़रूरी है। और पहले भी आपने इसके बारे में बताया, और ख़ास तौर पर जब आपका पशु ब्यात में हो उस वक्त तो और भी ज़्यादा जो पोषक तत्व हैं उनकी ज़रूरत बढ़ जाती है शरीर में, और उस वक्त अगर कमी रह जाती है तो इससे क्या होता है कि पशु के दूध देने की क्षमता भी प्रभावित होती है। तो ऐसा ना हो, इसलिए इन बातों का ज़रूर आप ध्यान रखें। कुछ और बातें इससे जुड़े आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी हेलो किसान जारी है, बने रहे। छोटे से ब्रेक के बाद भी लेंगे आपकी कॉल्स। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल।
ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आज के विषय एक बार फिर से आपको बता दें। आज हम बात कर रहे हैं मत्स्य पालन से जुड़ी हुई सरकार की योजनाओं के बारे में। कैसे हमारे पशुपालक, हमारे मछली पालक या फिर किसान जो है वो अगर इस योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है, कैसे उन्हें लाभ मिल सकता है। बहुत सारी बातें हमने आप तक कार्यक्रम के माध्यम से अभी तक पहुँचाई। लेकिन अगर आपके कोई भी प्रश्न है इस विषय से जुड़ा हुआ तो आप हमें फ़ोन करें। 2 टोल फ्री नंबर आप देख सकते हैं, हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। साथ ही हमारा आज का दूसरा विषय है ब्यात के समय पशुओं में होने वाली बीमारियों के बारे में, और साथ ही कैसे इस वक्त हमारे पशुपालक सावधानी बरत सकते हैं। और बहुत सारे कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी हम कॉल्स ले उससे पहले बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। पवन जी, कुछ आपका अगला जवाब था जो मैं नहीं ले पाई थी क्योंकि ब्रेक हमें लेना पड़ रहा था उस वक्त। जी, तो मैं चाहूँगी उसके बाद थोड़ा सा विस्तार। हाँ, जैसे श्याम जी का आई थिंक लास्ट कॉल था। जी। और वो पूछना चाह रहे थे कि किस तरीके से जो मछली पालन तालाब के बारे में जानकारी मिले। तो एक तो गाइडलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं इसे। दूसरा, अगर मान लीजिए गाइडलाइन में आपको भी नहीं समझ में आ रहा है तो भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग का एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद में। वहाँ की एक हेल्पलाइन नंबर है, उस हेल्पलाइन नंबर पे भी आप कॉल करके और जानकारी ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर के बारे में आप जानकारी दे पाएंगे? हाँ, बिल्कुल। वो हेल्पलाइन नंबर है 1800 425 1660। इस हेल्पलाइन नंबर पर आप सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से और शाम 6 बजे तक जो है अपने नंबर आपने बताया है 1800 425 1660। यस जी, तो ये नंबर है। इस पे भी आप जो है फ़ोन करके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों के लिए एक बार मैं फिर से नंबर दोहरा देती हूँ अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं। 1800 425 1660 ये टोल फ्री नंबर है जहां पर आप मछली पालन से संबंधित कोई भी अगर आपके सवाल है या फिर कुछ जानना चाहते हैं तो यहाँ से हासिल कर सकते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ फोन लाइन पर, आइए बात कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। वीरेंद्र सिंह जी, आप ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हैं, बताइए क्या सवाल है। हमारी गाय है 4-5 बार ब्याह गई है, वो उस 7 महीने की वो 11 गाय है जी। हाँ जी, और उसके मरोरी सी हो गई पूरे शरीर में, ऐसे बतासे टाइप के। 2-3 दिन हो गए उसके, एलर्जी टाइप की है क्या है? जी। डॉक्टर ड्रोलिया क्या बताना चाहेंगे? जी, हमारे साथ डॉक्टर ड्रोलिया जुड़े हुए हैं जो कि पशुओं में होने वाली समस्याओं के बारे में बता रहे हैं। जी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, जैसे कि पशुपालक भाई ने बताया कि उनके गाय में शरीर पे कुछ गांठे या स्वेलिंग इस टाइप से बनी हुई है। हाँ जी। तो जैसा कि इन्होंने जानकारी दी उससे ये लगता है कि उसमें कुछ स्किन में इन्फेक्शन है। और इन्फेक्शन वो जो है उसको एक बार हॉस्पिटल में जरूर दिखाएं, और इन्फेक्शन किस टाइप का है क्या है उसी के हिसाब से उसको जो है पशु चिकित्सक से दिखाकर उसका जो है इलाज करवाएं। क्योंकि अगर देखे उसको जो है बताना कि क्या इलाज करना है, क्या बीमारी है, ये बड़ा जो है कठिन है। तो उसका अच्छा यही है कि पशुपालक भाई उसको जो है हॉस्पिटल में ले जाकर उसको दिखाएं और फिर इलाज करवाएं। जी बिल्कुल। तो अगर इस तरह की समस्या आ रही है तो अब बेहतर यही होगा कि पशु चिकित्सक के पास आप जाएं और या फिर उससे बुलाएं, और जो भी जो समस्या है उससे अगर वो खुद से देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर इसके बारे में बता पाएंगे। और जैसे कि आप खुद भी बता रहे हैं कि हो सकता है किसी तरह का संक्रमण हो, कोई एलर्जी हो, तो जो भी समस्या होगी ताकि सही समय पर उसका इलाज हो सके। एक और कॉलर है हमारे साथ, आइए बात कर लेते हैं। हेलो किसान में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो, गौतम कुमार जी हमारे साथ कोटा से हैं फोन लाइन पर। जी बताइए गौतम कुमार जी, क्या सवाल है आपका? मैं योगेंद्र गौतम, कोटा राजस्थान। माफ कीजिएगा, योगेंद्र जी है हमारे साथ फोन लाइन पर। जी बताइए योगेंद्र जी। योगेंद्र गौतम जी। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। जी मैडम, डॉक्टर पवन शर्मा जी से मेरा सवाल ये है और डॉक्टर लोहिया जी से सवाल है मेरा, दोनों का कार्यक्रम में कि हम जैसे कि मछली पालन करें तो उसे व्यवसाय को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा तरीके से करने के लिए कैसे मछली पालन करना चाहिए, इसकी क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या क्या
बातें याद रखनी चाहिए, जैसे कि अच्छा मछली पालन हो, अच्छा फाउंडेशन बने, अच्छा हमारा व्यवसाय चले मछली पालन के। और मैं मछली पालन के टोल फ्री नंबर भी जानना चाहूँगा विभाग के। और डॉक्टर लोहिया जी से सवाल ये है मेरा कि हमारा ब्याता पशु है एक, जो गाय है भैंस है, जो अच्छा चारा नहीं खा पाता है टाइम पे, चारा सही देते हैं, पशु आहार देते हैं। योगेंद्र गौतम जी कोटा राजस्थान से हमारे साथ, कई सारे सवाल थे उनके पास और टोल फ्री नंबर भी जानना चाहते थे। मत्स्य पालन से जुड़ी समस्या है अगर या फिर कोई जानकारी वो चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। पवन जी ने हमें पहले भी बताया है, अगर आपने मिस कर दिया तो नोट कर ले, 1800405160। एक बार फिर से बता दें, 1800425160। ये दो टोल फ्री नंबर हैं ये जो हमने आपको बताया और आप अपने पास नोट कर लें। और ये जानना चाहते थे, बहुत सारी बातें तो देखिए हमने पहले ही बता दी है योगेंद्र जी, शायद आप कार्यक्रम से लेट से जुड़े हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी एक क्विक रिकैप टाइप आप कर दें इनके लिए, कैसे ये अच्छे तरीके से मछली पालन कर सकते हैं, व्यावसायिक रूप से कैसे लाभ ले सकते हैं। जी, देखिए मछली पालन तालाब से कुछ संबंधित इनकी क्वेरीज हैं जी। देखिए योगेंद्र जी, मछली पालन तालाब के लिए सबसे पहले तो आपको अपने जहाँ पे जो साइट है, जहाँ पे आप तालाब बनाना चाह रहे हैं, वहाँ का पानी और मिट्टी की जांच करवाना आवश्यक है। उस जो पैरामीटर्स है उनका एक पर्टिकुलर रेंज है, उस रेंज के अंदर जो है उन पर्टिकुलर पैरामीटर्स की वैल्यू होनी चाहिए, तभी आपका मछली पालन तालाब सफलतापूर्वक चलेगा। पहली बात ये। दूसरा ये है कि मछली पालन तालाब जब आप बना लेंगे, पानी उसमें भर देंगे, तो फिर आपको मछली की प्रजाति का चयन करना होगा। वो भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। यदि आप, जो कि कोटा फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर का रीजन है, तो यहाँ पर आपके लिए इंडियन मेजर कार्प्स और एक्जोटिक कार्प्स बेहतर रहेंगी। इंडियन मेजर कार्प्स में आप रोहू, कटला, मृगल ले सकते हैं और एक्जोटिक कार्प्स में आप सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प का इस्तेमाल अपने पौंड में पालन के लिए कर सकते हैं। उसके साथ ही अभी एक हाइब्रिड तिलापिया प्रजाति भी अच्छा उत्पादन दे रही है। इस हाइब्रिड तिलापिया प्रजाति में बेसिकली लोगों के मन में जो डर है वो ये है कि ये प्रोलिफेरिक ब्रीडर है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रजनन करती है और जल्दी ही तालाब में फैल जाती है, तो दूसरी प्रजातियां जो मछली के प्रभावित होती हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसका मोनोसेक्स डेवलप कर लिया गया है, यानी कि केवल एक ही प्रकार की जो मछली नर मछली जो है वो आपको तालाब में डालनी है। उसकी विशेषता ये है कि वो मादा तिलापिया मछली की तुलना में 2.5 गुना तेजी से वृद्धि करती है। और जब अकेला नर ही केवल तालाब में रहेगा तो वो प्रजनन भी नहीं कर पाएगा, तो दूसरी जो प्रजातियां हैं बहुत तेजी से बढ़ने की समस्या है वो नहीं है। हाँ, जो मतलब एक किसानों के मन में डर है कि वो तालाब को ऑक्यूपाई कर लेगी, दूसरी मछलियों की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, वो संभावना उसकी कम हो जाएगी। जी पवन जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर बताई है। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि खेतों में कैसे तालाब बनाए, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि क्या इसके लिए कोई प्रशिक्षण भी लिया जा सकता है या फिर क्या प्रशिक्षित लोग खुद आपके खेत में आकर तालाब तैयार कर सकते हैं, क्या ये भी विकल्प है? और हमारे ये जो दर्शक थे, इनका दूसरा सवाल भी था कि इनका पशु जो है आहार ठीक से नहीं लेता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन
जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में है। एक दर्शक हमारे साथ संतोष जी हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश से कॉल किया है। संतोष जी सवाल बताइए। संतोष जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी मैडम। जी सवाल बताएं अपना। मेरा सवाल ये मैडम, वो भैंस का दूध उसके थन में नहीं आ रहा, पेशाब के द्वारा पूरा बाहर फेंका। जी ढोलिया जी क्या बताना चाहेंगे? और इससे पहले ब्रेक से पहले एक दर्शक ने सवाल किया था कि उनका पशु आहार ठीक से नहीं ले रहा है, और हमारे ये जो दर्शक है इनका भी सवाल है, क्या बताना चाहेंगे? तो ये जो पशुपालक भाई थे जिनका जो है पशु आहार ठीक ढंग से नहीं ले रहा है, उन्होंने ये भी बताया कि कमी है। तो उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर हरे चारे की कहीं, तो उसके लिए एक तो मिनरल मिक्सचर वो जो है साथ में जरूर दें ताकि विटामिन और मिनरल्स की कमी पूरी हो सके। दूसरा जो है विटामिन ए और फास्फोरस उसको अवश्य दें, क्योंकि जो पशुपालक जो है सूखा तूड़ा डालते हैं उसमें फास्फोरस की कमी हो जाती है, वो अवश्य दें। साथ में जो है अगर हाजमा कम है उसका, तो कोई भी हाजमे का पाउडर उसको 2-3 दिन सुबह शाम जी अवश्य देते हैं, गुड़ वगैरह में मिला के हमारे दूर से वो अवश्य देते हैं उसको। जी समय कम है ढोलिया जी। संतोष जी का भी सवाल था, पशु के थन में समस्या आ रही है। जी इन्होंने जो बताया कि पशु के थन से दूध नहीं निकल रहा है, तो मुझे लगता है कि या तो पशु के थन में इन्फेक्शन है या जो है उसमें स्वेलिंग है। पशुपालक भाई को बताना चाहूंगा कि उसका दूध निकाल के पहले चेक करें, उसमें कोई फुटक वगैरह या मवाद वगैरह इस टाइप से तो कुछ नहीं है। और दूसरा जो है ये देखें कि थन पे स्वेलिंग है, सोई है या नहीं है। अगर उसमें उसको जो है सूंघ के भी देख सकते हैं, अगर उसमें बदबू आती है दूध में या दूध खारा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके दूध में थन में इन्फेक्शन है, तो उसका जो है भाई इलाज करवाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ढोलिया हमसे बात करने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, और आज के विषय पर आपने इतने विस्तार से चर्चा की। उम्मीद करते हैं हमारे पशुपालकों को जरूर इससे लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और डॉक्टर पवन आप भी स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और जिस नीली क्रांति की हम बात कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि उसमें बहुत तेज़ी से हम आगे बढ़ेंगे, और जो डबलिंग इनकम का एक लक्ष्य है कि इस योजना के माध्यम से जो हमारे मछली पालक हैं उनकी आय में वृद्धि हो, वो ज़रूर हमारा सपना साकार होगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल का विषय क्या है आइए डालते हैं उस पर नजर। कल का हमारा विषय है मेंथा फसल प्रबंधन और साथ ही मृदा एवं उर्वरता प्रबंधन। कल का हमारा ये विषय होगा। इससे जुड़े विशेषज्ञ स्टूडियो में रहेंगे, और अगर आप चाहें तो हमें कोई अपने सवाल, अपने प्रश्न पहुंचा सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस के माध्यम से hellokisan2015@gmail.com। चाहे तो आप हमें फेसबुक के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक से जुड़ने का तरीका बहुत आसान है, सर्च बॉक्स में जाएं, हेलो किसान टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा, जिसे फॉलो करें, लाइक करें, मैसेंजर या वॉल के माध्यम से अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। और इसे भी आसान तरीका है, हमारा कॉल सेंटर नंबर 1800-1130-660, सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के दरमियान आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे।
और जाते जाते एक और अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें कि आप अब हमारे सभी एपिसोड हमारे YouTube चैनल यानी कि डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इस QR कोड को अभी आप अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करें और सीधा पहुंच जाए हमारे डीडी किसान YouTube चैनल पर, जहां पर हेलो किसान के आप पुराने एपिसोड्स भी देख सकते हैं, या फिर कोई विशेष जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो उससे जुड़े हुए कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल पर सर्च कर सकते हैं। और आपसे भी हम अनुरोध करना चाहेंगे कि ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा कार्यक्रम लाइक करें। इसी के साथ ही आपसे यहाँ लेंगे इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। जो आज आपको देख रहे हैं और उनको आपसे प्रेरणा मिलती है, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले अपने आप को पहचानना ज़रूरी है, अपने क्या गुण हैं वो जानना ज़रूरी है, अपने क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है वो भी जानना ज़रूरी है। आप बस अपना कर्म करते जाओ। देखिए हमारा कार्यक्रम नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियाँ सिर्फ डीडी किसान पर। डॉक्टर पेशेंट, डॉक्टर आ गया है। ए खबरदार, कुत्ता किसको बोला? हाँ इसको। एक मिनट अरे तबला लेकर आओ। मतलब ऑक्सीजन लेकर आओ। अब देखो ना, उधर पापा, इधर जीवन और कैंटीन भी तो है। मैं किस किस को संभालूं? मुझे ही संभाल लो जी। क्या? कुछ तो मस्त बात है इस जगह की, गली गली में बात है इस जगह की। यहाँ है खलबली हंसी सर पर चढ़ी, टिकट हो या ना हो ये गाड़ी चल पड़ी। गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, सिम सिम, गली गली सिम सिम। रिश्तों की अजब कहानी है, वैसे तो सदियों पुरानी है मंज़र जादू नगरी के, हैरत वाली कहानी है। ये दो दिनों के दास्तां, फलक ज़मीं की है ज़बां, वो तो है ख्वाबों की अरे इसमें एहसान की क्या बात है, आप हमारे समझी हैं। हाँ? आपके बीच हमारे पैसे की क्या बात, बस वो ट्रस्ट वाली बात मत भूलिएगा। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो मुझे ट्रस्ट हो गया। आज सुबह ही मुझे पता चला कि हम सब लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। क्या? हम सब बाहर जा रहे हैं? सजना है। आइए 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 आइए। मैंने शिवपुत्र को समाप्त करने के लिए योजना बनाई थी शाम्बकी, तो योजना सफल हुई अथवा नहीं। हे महागणेश, इस पृथ्वी लोक को तारकासुर के अत्याचारों से कब मुक्ति मिलेगी? यदि तुमने सत्य नहीं बताया तो हम तुम्हें समाप्त कर देंगे। नारायण नारायण। सर्वशक्तिमान परम देव श्री महागणेश के प्रति निंदात्मक वचन कहकर अपने सर्वनाश को निमंत्रण ना दो दीदी। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री
तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान।